ask with. I think now the voice is audible. Hi, all of you. Good evening. I hope सबके microphones on है. ठीक है, I can see सभी के hands raised हैं. Cool. So who all have we with us today? Tejas, Shreyansh, Viraj, Rahul, Kushal, Kartikeya, and Ayush. आयुष आवाज आ रही है क्या? हैंड रेज कर लो if yes. ओके कूल. तो हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप लोगों के लिए अपन एक सवाल ला रहे हैं ऑन द स्क्रीन. इनको सॉल्व करना शुरू करो. चैप्टर का नाम जो अभी हम देख रहे हैं नाम है ग्रेविटेशन. और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे. सवाल है, लिखना. ये है 2019 के जेई का क्वेश्चन. कितना इजी आपको देख के लगेगा ये क्या आ रहा है पेपरों में. लिखता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g at the earth's surface is given as 9.8 meter per second square. It is asking the altitude above the surface of the earth. Question लिखता है altitude above the surface of the earth where acceleration due to gravity या g value जो है where the g value becomes equal to or decreases to 4.9 meter per second square. दैट इज नियरली वो एल्टीट्यूड लगभग कितना है ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में. जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर थी 9.8, उस एल्टीट्यूड पर हो जाती है 4.9. आपके पास चार ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन बोलता है आप रेडियस ऑफ अर्थ को मान सकते हो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. ये आपको दिया जा रहा है. आपके पास चार ऑप्शंस हैं. 9 into 10 to the power 6, 2.6 into 10 to the power 6 मीटर्स. ये सब मीटर्स में. ठीक है. फिर है 6.4 into 10 to the power 6 या फिर 1.6 into 10 to the power 6 मीटर्स. ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं सामने पोल्स लेकर आ रहा हूं. ठीक है. और ये हो गया पोल लॉन्च. तो आपको मुझे इस पर जवाब भेजने हैं. घड़ी के टिक टिक चालू है. यस क्लास. कल की क्लास में सब कराए हैं. नोट्स आपके पास नहीं है. नोट्स आ जाएंगे, डोंट वरी. फॉर्मूलाज हैं और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले. ठीक है. यस. जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही आपने आंसर अपना दे दिया है तो आप हैंड रेस कर लेना. ठीक है. या
जैसे ही जवाब लिख दो हैंड रेस करो, टाइम और 1 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से, 1 more minute टू गो। इतना बड़ा सवाल नहीं यार, करवाया तो है, तो भी कितने बार। चलो फटाफट करो। चलो ठीक है, देखते हैं किन किन ने जवाब दे दिया है। अरे, वोट्स तो दो आए हैं, लेकिन हैंड रेस तो एक ही का है। किन किन दो लोगों ने जवाब दे दिया है? ओके, 3 लोगों ने जवाब दे दिया है, क्या बात है, और तीनों के जवाब सही हैं। अरे वाह, क्या बात है, चारों के जवाब सही है। अरे वाह, 100% पोलिंग, और वो भी सही। विराज, तेजस, आयुष, कार्तिकेय, सबके जवाब सही हैं, क्या बात है। चलो किसी को भी एक को लेते हैं और सवाल बनाते हैं। कार्तिकेय, सो आई एम रिवीलिंग द आंसर, ठीक है। आई लॉन्च द रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो द सही ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, राहुल हैज आल्सो आंसर्ड। चलो देखते हैं अब। सो कार्तिकेय कैसे बनेगा, एक बार सबके साथ बनाते जाओ। यस, मुझे शुरू से, सबको शुरू से समझाओ, ठीक है। हाँ, गो अहेड। यस कार्तिकेय, हेलो। ओके, लेट अस टेक एनीवन अदर देन कार्तिकेय देन। आयुष भैया जी बोलिए। बोलो, कैसे करेंगे? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है। बोलो ओके, बोलो, बताओ बताओ। जी ए मतलब जी एल्टीट्यूड हम्म डिवाइडेड बाय जी एट द सरफेस हम्म इज इक्वल रेडियस ऑफ द अर्थ बाय रेडियस प्लस हाइट हम्म का स्क्वायर। तो बेसिकली आर यहाँ पर आ जाएगा एच एस वाला, और यहाँ आ जाएगा एच वाला, और इसका इनवर्स। एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है जो अपन को समझना है। क्या समझना है? कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो जवाब आ जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है ना, और अर्थ से किसी हाइट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो हमने कल ही तो पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करती है। हेलो, राइट, देखो ओके, यहाँ पर जब वो अर्थ की सरफेस पर था तो फ्रॉम दी सेंटर उसका डिस्टेंस कितना था, आर। और जब लेट्स से वो एक एल्टीट्यूड पर आ गया, लेट्स से ये एस वो डिस्टेंस है, सरफेस पर है वो पॉइंट, है ना। अच्छा, जब वो एक एल्टीट्यूड पर आ गया, लेट्स से ए, तो जब वो एस से ए आया, तो ए पर आने के बाद उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, देखो आर और एच, यानी कि आर प्लस एच। तो जो डिस्टेंस पहले आर था, अब कैसा हो गया, आर प्लस एच। तो यानी कि आप स्मॉल वैल्यू ऑफ आर एट द सरफेस की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल आर, है ना। एक बार जब वो हाइट एच पे उठ गया, तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर आ गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये लिखा हमने, और बस सब्स्टिट्यूशन किया वैल्यूज का, ठीक है। तो ग्रेविटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट इज गिवन कितनी 4.9 है ना, और सरफेस पर 9.8 दी हुई है, तो दिस रेशियो विल बिकम 1:2, राइट। अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ कैसा हो जाएगा 1/2 का पावर 1/2, ये हो जाएगा r/r+h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं आगे देखो, 1/√2 इज इक्वल टू r/r+h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है r+h इज इक्वल टू r√2। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको हाइट निकालनी है, तो सारे r को एक तरफ ले जाओ या सारी हाइट को एक तरफ ले जाओ, वट एवर। ठीक है, सो h इज इक्वल टू r√2 -1, ऐसे ही होगा क्या, -r, ओके। फिर मैं h को कैसे लिख सकता हूँ, h कैन बी रिटन एज r टाइम्स ऑफ √2 -1, करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर √2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.414, तो 1.414 -1 कितना हो जाएगा 0.414, राइट। सो r इंटू 0.414, r की वैल्यू आपको पता है, सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁶ मीटर्स। ठीक है, तो चुटकू पुटकू क्वेश्चन था, कूल। अगर कर लिया है तो घमंड नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। सीख लेना है बस अपन को। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, इसको लिखना अपने पास, अच्छा सवाल है ये। देखिए बना पाते हो क्या, चलो ये सवाल, ये भी है जेईई 2019 का, है ना, और ये रहा आपके सामने। सवाल क्या है कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट रॉड है ना, उस स्ट्रेट रॉड के लिए उसकी लेंथ दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, देखो ऐसा, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। रॉड कहाँ रखी है, रॉड इस जगह रखी है, ऑन दी x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ऐसे। ठीक है, इसका एक एंड है x इज इक्वल टू a पर, और दूसरा एंड है x इज इक्वल टू a प्लस l पर। ठीक, इस रॉड के लिए लेंथ कैसी हो जाएगी, l हो जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन लिखता है कितना ग्रेविटेशन फोर्स ये एक्सर्ट करेगा ऑन अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो पॉइंट मास यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे। ठीक है, और इसका खुद का पॉइंट मास का वेट दिया हुआ है स्मॉल m, राइट। और मास पर यूनिट लेंथ रॉड के लिए दी हुई है, रॉड के लिए मास पर यूनिट लेंथ, याद है हमने उसको लैम्डा कहा था, मैंने इस तरह का आपको एक सवाल कराया है, मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ। अगर तुम लोग क्लास के सिर्फ नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना, देखो जेई निकाल लोगे बहुत शानदार ढंग से, नीट तो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, और भी अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये दिया हुआ है आपको लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको बताना है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है रॉड ऑन द मास, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, gravitational force by the rod on point mass m। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सवाल है, अपन ने किया हुआ है, कर सकते हो तुम चाहो तो। लेट्स सी, इस रॉड का एक एलिमेंट ले लो dx, जिसका मास ले लो dm, वो कितना फोर्स लगाएगा ऑन m। और वैसे ही अगर बहुत सारे मैं पार्टिकल्स ले लूं और सबके द्वारा लगने वाले फोर्स को सम कर दूं या इंटीग्रेट कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हिंट है, ट्राई करो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार से,
मैं 2 ही ऑप्शंस देता हूँ इसके, ठीक है, कुछ अलग करते हैं। सो एक ऑप्शन है GM टाइम्स ऑफ A 1/A माइनस 1/A प्लस L माइनस BL, और एक ऑप्शन है GM A 1/A माइनस 1/A प्लस L प्लस BL। 50-50 कर दिया आपको शुरुआत में, ट्राई करो। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। मैं आपके सामने पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल सबको क्लियर है ना? सवाल ये है आपके पास कि यू हैव एक पॉइंट मास जो ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक रॉड है विच इज केप्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a प्लस l, है ना। और आपको बताना है ये रॉड कितना फोर्स लगा रही है ऑन द रॉड ऑफ ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। यस क्लास, गो अहेड। बन गया? बनाए? अच्छा, कौन कौन सोचता है कि वो बना सकता है? हैंड रेज करो। हु ऑल कैन थिंक कि वो मैं बना सकता हूं? ऐसा सोचने की हिम्मत किसमें? हिम्मत मर्दा मदद खुदा, याद रखना, यू हैव टू वर्क एंड हैव कॉन्फिडेंस, तभी तो चीजें होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, राइट, ठीक है। शुरुआत करते हैं विराज के साथ। विराज मेरे साथ बनाते जाओ, सब लोग देखेंगे। हम लोग इस ब्लॉक का, देखो एक चीज बहुत कॉमन है, एक चीज बहुत आम बात है, आप लोगों ने इस तरह के कैलकुलेशन 11वीं कक्षा के पहले नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हो सकता है ना बने, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कल ये बात बना पाती हो, इससे हम बना पाते हो? क्या इस हफ्ते के एंड पे ये सवाल आपसे बनेगा? क्या इस महीने के एंड पे आपसे ये सवाल बनेगा? अगर हाँ, तो मेरा ये पढ़ाना सफल हो जाएगा। मतलब अभी ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी हर गलती से, हर चीज से सीख ले लो कि मुझे क्या सीखना है, और वो सीख जाओ तो कर जाओगे। देखो अब हमारे पास, मैंने क्या कहा, जब जब भी ऐसे कंटिन्यूअस सिस्टम होता है तो उसको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक हिस्सा ले लेते हैं जिसका हम लेंथ, जिसकी लेंथ मानते हैं dx, और इस छोटे से हिस्से का जो मास है दैट इज dm, ठीक है। कुल मिला के अगर क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ दिया है तो हमें दिया जा रहा है dm/dx विच इज इक्वल टू लैम्डा। कैसा दिया है लैम्डा? देखो क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स स्क्वायर। हमें फोर्स बताना है पूरी रॉड और इस छोटे से पॉइंट मास के बीच में। तो आप क्या करो, पहले इस पॉइंट मास और इसके बीच का फोर्स निकाल लो और फिर उसको सम कर दो पूरी रॉड के लिए, बस। तो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ विराज बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? Gm1m2/r²। तो अब हमारे लिए m1 क्या है? स्मॉल m, और m2 क्या है? dm, ठीक है। तो df यानी कि वो छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? g टाइम्स ऑफ, हाँ हाँ, m। m × dm। हाँ, तो सपोज कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम इसको m नॉट मान लेते हैं। g इंटू m नॉट टाइम्स ऑफ dm
हाँ हाँ, क्या हो जाएगा बोलो आगे। बाय कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, x डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ बोलो, सर नीचे सर क्या आ dx जाएगा, नहीं सर dx नहीं आएगा। इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, कितना डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, x m1। देखो ये पॉइंट याद रखो एवरीवन, ये एक ब्लॉक है, लेट्स से m1 मास का, दूसरा ब्लॉक है m2 मास का, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, g m1 m1 by r square। m2 बाय आर स्क्वायर। एक्सेलेंट। तो अगर ये फोर्स निकाल सकते हो तो ये भी तो निकाल सकते हो, इसको बस लिख df रहे हैं, लेकिन वो है क्या, फोर्स ही तो है, छोटा सा फोर्स। df इज गिवन बाय g टाइम्स ऑफ m1 की जगह हमने लिख दिया m नॉट, m2 की जगह लिख दिया dm, और उनके बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हो x। ठीक है, चलो बोलो हाँ क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल फोर्स निकालना है, मतलब पूरी रॉड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, राइट। लेकिन अब dm x के टर्म्स में अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन यहां से हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं dm को x के टर्म्स में। सही Yes, कह sir. रहा हूं विराज, ले आओ। देखो दो ही तीन स्टेप है, यही घूम घूम के वापस आते हैं, मैंने आप लोगों को ऐसे सवाल कराए और सेंटर ऑफ मास में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर f, करेक्ट। और यहाँ Yes. लिमिट्स डालते हैं, x की आएंगे लिमिट्स, बट पहले कन्वर्ट करते हैं। तो जीरो से लेकर f, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है विराज, f जीरो से लेकर Yes, sir. f, यहाँ क्या हो जाएगा, g और m नॉट कॉन्स्टेंट है, हमेशा कैसे आ जाएंगे इंटीग्रेशन के बाहर। बाहर, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, dm बाय एक्स स्क्वायर। अब dm हम जानते नहीं, तो अब dm को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dm की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या है dm की वैल्यू बोलो। So dm is equal to a plus bx square into dx. करेक्ट। अब इसको क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट करो, Yes, sir. क्या हो जाएगा, जी एम नॉट टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर होल बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब क्या करना है बोलो आगे। So तो integration gm naught is equal to integration of a by x square plus integration of b dx. तो जी एम नॉट नीचे ले लेते हैं एफ के, Yes, ठीक sir. है, कांस्टेंट हटा लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एक्स का पावर -2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू नथिंग बाय टाइम्स ऑफ dx। कैसे आया, समझ में आया, हमने एक्स स्क्वायर को Yes, sir. पहले वाले और दूसरे वाले टर्म में क्या कर दिया विराज, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, Right. है ना, मतलब उस एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दिया। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा विराज, देख के बताओ। Yes, sir. ओके, अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन जानते हैं क्या विराज, Yes, sir. कितना होता है बताओ। So x power n plus 1 divided by n plus 1. करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर हम एन जानते हैं, एक्स पावर एन प्लस वन होल बाय एन प्लस वन। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है पहले वाले टर्म के लिए, -2, और Yes, sir. सेकेंड वाले टर्म के लिए कितनी है, 0। 1. Oh, sorry. Yes, sir. n की वैल्यू 0 है ना, तो अब वही फंडा लगा दो और आंसर निकाल लो। वैसे भी 1 है, 1 का हम जानते हैं इंटीग्रेशन कैसा होता है, x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन था विथ रिस्पेक्ट टू f, कितना आ गया था f, तो Yes, sir. यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा x, तो करो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसी इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं, f बाई जी एम नॉट इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए का पावर x-2 dx प्लस b, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि कैसा है कांस्टेंट, 1 का 1 टाइम्स dx, a भी बाहर निकाल लोगे, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 बोलो कितना हो जाएगा, So minus x. नहीं फिर से सोचो, Minus x to the power -1. हाँ x का पावर -1 अपॉन -1 है ना, टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाया है बस, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, राइट। सो x का पावर -2 प्लस 1 मतलब -1 होल बाय -1। आई होप क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है, डाउट होगा तो प्लीज क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, राइट।
तो ये हो गया इस तरह से। अब a के साथ माइनस की वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया माइनस a बाय एक्स प्लस बी एक्स। लेकिन लिमिट्स भी तो लेनी थी दोनों में, है ना। लिमिट्स क्या है बोलो, कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर रहा है बताओ। a से लेकर a प्लस एल, डाले लिमिट्स, क्या हो जाएगा बताना। यहाँ पर लिमिट्स ले लेते हैं दोनों के लिए, a से लेकर a प्लस एल। किसकी जगह डालेंगे, x की जगह रखेंगे, क्योंकि ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट्स है। तो रखो, क्या हो जाएगी वैल्यूज बताओ। वी हैव माइनस a, बाहर आया, ठीक है, या चलो रखते हैं, हाँ। क्या हो जाएगा, होल बाय a प्लस एल प्लस बी टाइम्स ऑफ a प्लस एल। जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एल रख दिए पहले, उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे, a। सही कह रहा हूँ विराज, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। प्लस बी टाइम्स ऑफ ए। पहले हम अपर लिमिट डालते हैं x की जगह, फिर लोअर लिमिट डालते हैं और दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। वो कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपैंड करो, तो माइनस ए बाय ए प्लस एल प्लस ए बाय ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस एल माइनस बी टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे और एक्सप्रेशन बन के क्या आ जाएगा देखते हैं। सो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर ए वाला टर्म हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लें। देखो इसने क्या किया है, दोनों दोनों ही ऑप्शंस में ए वाला टर्म कॉमन ले लिया और बी वाले टर्म को अलग रखा है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, ए वाला टर्म कॉमन है ना। यहाँ आ जाएगा f इज इक्वल टू, ये जो नीचे जी एम नॉट था इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो f इज इक्वल टू, और एम नॉट की जगह मैं सिर्फ m लिख रहा हूँ क्योंकि एम नॉट हमने अपनी सुविधा के लिए रखा था। फिर दिस इज a कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल प्लस बी एल। सही कह रहा हूँ क्या विराज, देखो एक बार वेरीफाई करो पूरा कैलकुलेशन। यस सर। ओके, तो हमने क्या सीखा विराज, हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह से, अच्छा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाय द वे, ऑप्शन नंबर बी, राइट, यही होगा ना। चेक करो, प्लस बी एल आ रहा है, माइनस बी एल आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है देखो यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द राइट, देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, इन दोनों में इतना ही फर्क था, एक में माइनस बी एल था, एक में प्लस बी एल था। क्लियर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, क्विक रिवीजन। हमने कहा कि हमें एक रॉड की वजह से एक पॉइंट मास पे फोर्स चाहिए था। इस रॉड के लिए मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के लॉन्ग, जिसको अपन कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, है ना, या मास पर यूनिट लेंथ, वो दिया हुआ था। इस तरह के सवाल हमने कुछ कुछ बनाए हैं। फिर हमने क्या किया, इस ये जो जे 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। फिर हमने किया सबसे एक छोटे से मास और इस मास के बीच का फोर्स ले लिया और फिर उसको कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया एंड वी गॉट द आंसर। कुछ भी नया नहीं किया, हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और सवाल बनाओ एवरीवन। ये रहा सवाल। अच्छा, मैंने कल के नोट्स में आपको मैं जब भेजूंगा तो यू विल नो, एक टर्म बताया है, जैसे अपन लोग अभी तक पढ़ते थे ना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप लेट्स से एक टर्म हमने डिवाइस कर लिया, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मीनिंग समझना, जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लिख लेना अपने पास, ग्रेविटेशनल फील्ड। इनफैक्ट उसका पूरा नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास। लेट्स से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का ये सेंटर है। यहाँ पर मुझे
एक पॉइंट है जिस जगह पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है, और ये r डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि r डिस्टेंस पर तो जो फोर्स, लेट्स से अगर यहाँ पर एक m मास होता तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता, बोलो। द फोर्स एक्टिंग वुड बी, हाँ राहुल, कितना लगता फोर्स, F वुड बी, इसका मास कैपिटल M है, G capital M small m upon r square. राइट। तो अब अगर इस स्मॉल m पर लगने वाले फोर्स को मैं इसके ही मास से डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, G M Capital M M. बाय mr स्क्वायर, ऐसे ही होगा। Yes sir. Yes sir. यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, G जी M एम r बाय square by r बाय square. आर स्क्वायर। ये कहलाता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अ मास m, ठीक है, ड्यू टू मास कैपिटल M, ठीक है, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ r। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था कि वो एनर्जी को अगर आप मास से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ जाता है, वैसे ही अगर आप फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाती है, ठीक है। तो उसको लिख लो अपने पास, एवरीवन kindly note this down in your copies, then let's solve some questions regarding it. लिखें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये रहा बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, ऐसा। अब इस सॉलिड स्फीयर में से आपने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऐसा, चलो पहले एक्चुअली आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन कराता हूँ फिर ये देते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास पिछली कुछ क्लासेस में फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म मास देखा है ना, जैसे अर्थ के अंदर हमने देखा था, देखो याद करो, इस तरह से फील्ड, अगर मैं फोर्स और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ आता है, याद करो। पहले वो ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा, और उसके बाद कैसा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से हमने एसएचएम वाला वेरिएशन बताया था। So here F is directly proportional to R, जबकि इस वाले के लिए F is inversely proportional to R square। ये किसके बीच का ग्राफ है, फोर्स और R के लिए फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, याद आ रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी डेंसिटी हर तरफ सेम है, बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, यूनिफॉर्म या सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो इसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको अर्थ को एक मानते हैं, लेट्स से कोई भी प्लैनेट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम मानते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो अब सपोज अगर आप ऐसा ही ग्राफ एक शेल के लिए बनाना चाहते हो, शेल का क्या मतलब है, एक ऐसी बॉल जिससे प्लास्टिक की बॉल है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक से बनी है बट अंदर कुछ नहीं है, उसको बोलेंगे अपन शेल,
ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ शेल। अब मैं शेल के लिए ऐसा ही एक ग्राफ समझना चाहता हूं कि उसके अंदर और बाहर फोर्स कैसा होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड व्हाटएवर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास इज फील्ड है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ हॉलो शेल। वैसे तो शेल का मतलब ही है जो हॉलो है, बट स्टिल हॉलो शेल। ठीक है, तो हम एक शेल बनाते हैं। शेल मतलब देखो मैं अंदर से उसको एम्प्टी दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये जो था पिछले पेज में वो एक स्फीयर था विच वॉज फिल्ड फ्रॉम विद इन, कुछ ऐसा। ठीक है, और इसका रेडियस भी था कुछ, तो इसका रेडियस हम लेट्स से आर मान लेते हैं, है ना। ये लेट्स से अगर इसका सेंटर है तो इसका रेडियस आर है। आर तक जो जब भी फोर्स देखोगे वो इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर जाकर कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब सरफेस पर देखो मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है, अगर आप जीरो पर चले जाओगे एकदम सेंटर पे तो यहाँ कोई फोर्स नहीं, यहाँ मैक्सिमम। जैसे जैसे दूर जाओगे फिर वो फोर्स वापस कम होने लगेगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं फोर्स ड्यू टू हॉलो शेल। हमने एक नोट लिखा था, याद है जब हम लोग ये स्फीयर वाला केस बना रहे थे, मैंने बताया था जब आप यहाँ जाते हो अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर आने के बाद सिर्फ ये जो, अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो ये जो सिर्फ ये वाला शेडेड पार्ट है ये हम पर फोर्स लगा रहा होता है। जो बाहर का पार्ट है यानी कि दिस पार्ट, दिस डज नॉट अप्लाई फोर्स। याद आ रहा है? शेल के केस में इस बात को समझने की कोशिश करना। अभी तक आप शेल के जब बाहर खड़े थे तो इसको भी हम 3 केसेस में बांट देते हैं, ठीक है, या कह लो 2 केसेस में बांट देते हैं फोर्स को कैलकुलेशन के लिए। अब सपोज इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और हम फोर्स देखना चाहते हैं 2 अलग अलग जोन्स में, एक है शेल के अंदर और दूसरा है शेल के बाहर। तो शेल के बाहर यानी कि यहाँ पर सपोज ये एक डिस्टेंस है और वैसे एक जोन है शेल के अंदर, है ना। तो हम 2 केसेस लेते हैं। केस 1 इज फॉर r वैल्यू लेस देन कैपिटल R, मतलब फॉर वैल्यूज इनसाइड द शेल। और एक है केस r values greater than or equal to capital R, that is on, surface and outside the shell. Just 1 minute. तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करें इस सवाल को। देखो, सो फॉर r values less than कैपिटल R, हमने क्या कहा था जब हम अंदर उतर गए अर्थ के सरफेस से अंदर आ गए। अब यहाँ पे एक ऐसी अर्थ है जिसमें मास सिर्फ बाहर है, अंदर सब कुछ खाली खाली है। तो अब जब अंदर कुछ है ही नहीं तो कोई फोर्स लगेगा क्या इस पे? क्या लगता है कुशल? देयर इज नथिंग हियर, हॉलोनेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बताओ फोर्स लगेगा क्या? बाहर जो भी मास है वो तो इस जगह पे है, बाहर की तरफ है। बाहर की वजह से तो कोई फोर्स लगता नहीं अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे। तो क्या इस मैन पे कोई फोर्स लगेगा जब वो शेल के अंदर घुस जाएगा? तो नो सर। नो। इसका मतलब, अच्छा एक बात याद रखना, अगर बाहर कोई दूसरा मास है लेट्स से m, तो उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इस मास की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो यहां रखा हुआ है, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैन। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि अगर आपके पास एक मैन यहां खड़ा है तो ठीक है, क्योंकि अब अभी मास इसके नीचे है, ये वाला मास, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से गड्ढा खोद के अंदर चला जाए, यहाँ आ जाए, अब हमने क्या कहा था स्फीयर वाले केस में कि अगर आप ऐसा एक नया स्फीयर बना दो, ठीक है, लेट्स से अभी इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज x, तो अब जो भी फोर्स लगेगा
इस x के अंदर जितना भी मास होगा उसकी वजह से लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो अंदर कोई अब मास है ही नहीं, जो भी मास है वो तो बाहर था, क्योंकि ये शेल है, हॉलो शेल। तो क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मास, क्योंकि देयर इज नो मास, देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, सो इसको अपने पास लिख लेना। सो एज देयर इज नो मास विद इन, here the force acting is 0। यहाँ पे explanation में लिखना as all the mass is on shell surface there is no force acting, there is no force acting due to the shell, शेल का आप मास कैपिटल M ले लो, ठीक है, नो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द शेल ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड इट। ठीक है, सो द फोर्स एक्टिंग इज 0, अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं। इसका मतलब फील्ड भी कैसी हो जाएगी, 0, क्योंकि फील्ड कैसी होती है, अभी अभी हमने देखा, फोर्स पर यूनिट मास। सेकेंड केस देखो, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R हो, मतलब अब हम रेडियस पे या बहुत बाहर जाके देख रहे हैं, तब क्या होगा? ऐसे केस में लिखना द शेल behaves like the shell behaves like a point mass, a point mass of point mass capital M। मतलब अगर point mass capital M placed at its center। अब इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर आप शेल के अंदर हो तब तो आप पर कोई फोर्स नहीं है, आप हर तरह के फोर्स के प्रति इम्यून हो, उस शेल से कोई फोर्स नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो सपोज, या यहां खड़े हो, या कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, तो ये शेल ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट मास हो। क्या हो? एक पॉइंट मास, जो कि कहां रख दिया गया है, इसके सेंटर पे, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस है तुम्हारे और इस पॉइंट मास के बीच में, उसकी वजह से नेट फोर्स लगेगा, और इसका मास कैसा था, m, है ना। और सपोज तुम यहां से r डिस्टेंस पर हो, तो अब तुम पर, मतलब इस पॉइंट पर, इस शेल की वजह से जो फोर्स कैसा लगेगा, वो क्या हो जाएगा, Gmm/r², सिंपल। ठीक है, मतलब जब तुम बाहर गए तो Gmm/r², और जब ऑन द सरफेस हो तो कैसा हो जाएगा, Gmm/R²। लेकिन अंदर हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये कहानी किसकी है, शेल की है। बाहर हो तो पॉइंट मास की जैसे बिहेव करता है, अंदर जाओ तो वो है ही नहीं, उसका कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। इसको अब ग्राफिकली देखना चाहोगे सपोज, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मास आ जाए, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा आउटसाइड, उसकी वैल्यू होगी Gmm/r²। बाहर दिस इज फोर्स आउटसाइड, ठीक है, फोर्स इनसाइड इज 0, फोर्स ऑन द इनसाइड इज 0। कूल। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे, एक शेल के लिए द वैल्यू ऑफ फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन पार्ट में कर लो। एक है फॉर आर वैल्यूज लेस देन आर, मतलब इनसाइड द शेल द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, यहाँ लिख देना ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ शेल, force due to a shell।
ठीक है, वैसे ही r इज इक्वल टू r के लिए मतलब ऑन सरफेस कितना हो गया, GMM बाय कैपिटल R स्क्वायर। और जरा बाहर चले गए यानी कि फॉर R वैल्यूज ग्रेटर देन कैपिटल R यानी कि आउटसाइड द शेल, तब जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा हो जाएगा, GMM बाय कैपिटल बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज ओवर हियर, ठीक है, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं वो ये वाला केस है, आपने ऑब्जेक्ट को ऑन द सरफेस रख दिया, और इस वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को अंदर रख दिया ऐसा। ठीक है, ये इसका सेंटर है सपोज। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। राइट, तो ये कहानी हो गई, इसको अपने पास लिख लो, ये कहानी का सार है। ठीक है, काइंडली नोट दिस डाउन इन योर कॉपीज। डन डना डन, अगर हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, हैंड रेज कर लेना जैसे ये पेज लिखना हो जाए तो, एवरीवन। अब इसके बाद ये डायग्राम बनाओ। अगर अंदर कोई फोर्स नहीं है, बाहर फोर्स पर रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली, मतलब फोर्स कैसा करते जाएगा, आर के साथ बाहर की तरफ घटता जाएगा। सो अब ग्राफ भी बना लो, है ना। तो ये रहा फोर्स और आर के बीच का ग्राफ, फोर्स और आर के बीच का ग्राफ। सो बाहर जो है, अंदर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं, सो यहां से देखना यहां तक ऐसा जीरो फोर्स। ठीक है, और फिर फिर आर डिस्टेंस के बाद, कैपिटल आर के बाद ऐसा इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन में। ठीक है, सो यहां पर फोर्स का आर के साथ इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन, और यहां पे तो फोर्स जीरो है ही। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल आर, और कैपिटल आर पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, GMM बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इसको यहां भी लिख सकते हैं, GMM बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कूल। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, जैसा आप देख पा रहे हो, उसके बाद तो घटता जाता है। शेल के लिए था ये, है ना। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ शेल। ग्राफ बना लो सभी लोग। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं विथ सम सॉल्विंग। ओके, ये रहा आपके पास आपका सवाल। ये बना लिया ना सबने? कोई बचा क्या डायग्राम बनाने वाला? क्लास, एनीवन हु रिमेन्स टू मेक द डायग्राम? हो गया, क्लियर है, इजी था। अंदर कोई फोर्स नहीं, बाहर की तरफ फोर्स घट रहा है। अच्छा, अब सवाल लिखो। सेम ग्राफ किसके बीच में बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी और आपके आपके क्या हो गया, आर वैल्यू के बीच में। ठीक है, राइट। सो आपके पास ये आ गया अगला सवाल,
और वैसे ही यहाँ पर भी जो ये वाला था, ऐसा ही ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब E और F और R के बीच में। यहाँ पर भी सेम ग्राफ बनेगा F या फिर फील्ड और R के बीच में। यहाँ पे लिख लेना E इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा, है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? Gm/r² या F/m। ठीक है, पढ़े आगे? चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या है आपका? अगला सवाल लिखना। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस तरह से। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है a। इसका मास है हमारे पास m। क्वेश्चन लिखता है कि इस स्फीयर के आसपास, इसको मैं ब्लू से बना देता हूं तो और मजा आएगा समझने में। ठीक है, सो इस स्फीयर के आसपास आपके पास एक दूसरा शेल भी है। ये रहा आपका शेल, ऐसा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का एक ही सेंटर है। फिर लिखता है जिसकी खुद की थिकनेस 2a है, जिसकी खुद की थिकनेस 2a है। सो थोड़ा और मोटा बनाना पड़ेगा ये। ऐसा, लेट्स से ये शेल है, इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या मैं कुछ गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक अपन कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर गए। ये ऐसा है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज सराउंडेड बाय अ शेल, ठीक है, और इसके लिए आपके पास थिकनेस, यानी कि शेल की थिकनेस, मतलब शेल कितना बड़ा है, ये दिया जा रहा है 2a का। सो शेल के लिए 2a इज द थिकनेस, और इस शेल का जो मास है दैट इज 2m, ठीक है। और जो सॉलिड अंदर की तरफ स्फीयर है, ठीक है, उसके लिए दिस डिस्टेंस इज गिवन एज a, ठीक है, और इसका मास इज गिवन एज m, ठीक है। आपको कहा जाता है फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड at a distance 3a from the center। मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर जो फील्ड डिपेंड कर रही है, क्योंकि फील्ड कैसी है? फोर्स पर यूनिट मास। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, फोर्स को जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे आप एक स्केलर क्वांटिटी यानी मास से डिवाइड कर रहे हो, तो जो बन के आएगा वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है एट ए डिस्टेंस 3a। तो हम क्या जानते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर सम होता है। जैसे याद है हमने कहा था एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो सबके वजह से होगा। लेट्स से यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है, तो सबसे मिला मुली के जो फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पर, दैट इज द नेट फोर्स, और वो वेक्टर सम करके आया था। वैसे ही अब आपको कोई एक पॉइंट है जो 3r डिस्टेंस की दूरी पर है, लेट्स से यहां पर एक पॉइंट है ऐसा, ठीक है, जो सेंटर से
3r डिस्टेंस की या 3a डिस्टेंस की दूरी पर है। आपको इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है ये बताना है, ठीक है। मतलब टोटल फोर्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय स्मॉल m कर देना अगर इसका मास m है तो। ट्राई करो, बहुत आसान है सवाल, विद इन 2 मिनट्स बनेगा। सो फ्रॉम सेंटर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर? यस, ट्राई करो। ऑप्शंस दे दूं? बनाना शुरू कर दो जब तक। ऑप्शंस तो एक फॉर्मेलिटी है ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। मुझे ना हमारे सीनियर्स, जब हम लोग इन सब एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे एक सीनियर आए थे। ही इज राइट नाउ इन IIT, मतलब ही वॉज, अभी तो नहीं, आई थिंक ही वॉज इन IIT खड़गपुर। तो उन्होंने हमको बोला था कि कभी भी आप क्लास में भी सवाल बनाते हो ना, तो ऐसी प्रिपेयर्डनेस से बनाओ कि अभी ये IIT का पेपर है ना, या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से आप नीट दे रहे हो, तो ये नीट या AIEEE का पेपर है, CGPT का पेपर है, जहां तक भी आपकी उड़ने की इच्छा है। सो ये वो पेपर है जो मैं दे रहा हूँ और अभी क्या इसके लिए मैं तैयार हूँ, वो भाव से बनाना। इवन अगर आप आगे चल के MBA करना चाहते हो तो वो भी, जो काम अभी कर रहे हो उसको उस सीरियसनेस के साथ करो जो आप यहाँ से 10 साल बाद लाने वाले हो, या 4 साल बाद लाने वाले हो, 2 साल बाद लाने वाले हो। सो प्रैक्टिस इट नाउ, है ना, उसी जुनून के साथ काम करो। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेट मी सी आंसर आ पाता है क्या। ये है जेई अगेन 2019 का सवाल। चलो, यस, गेट गोइंग। आपके सामने मैं पोल्स ले आता हूं। ठीक है, तो आंसर करो क्विकली, आई एम वेटिंग। और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। हाँ, बाकी लोग हैंड डाउन कर लेते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। मैंने सबके हैंड रेज कर दिए, जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो हैंड रेज कर लेना। दो मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट करो और अपना आंसर चेक करो, वेट मत करो जब तक दूसरे दूसरे लोगों ने नहीं किया। सी वंस अगेन गो थ्रू योर क्वेश्चन, सी इफ यू आर राइट इन आंसरिंग। क्लास 1 मिनट 6 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करो। सम करना है बस दोनों फोर्सेस का, और जैसे ही आंसर दे दो तो हैंड रेज करना। मुझे लगता है आप में से 2 लोगों ने सही जवाब दिए हैं, 2 लोगों ने गड़बड़ की है, और मुझे गड़बड़ भी समझ में आ रही है। उन्होंने दोनों का मास सेम ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, स्फीयर का और शेल का, जबकि अलग अलग है। सर हम्म सर मैं पोल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा सर। नहीं हो रहा तुम्हारे एंड पे, कुछ गड़बड़ हो रही है कार्तिकेया। एक बार अपना जूम या तो किसी दिन जिस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो डिवाइस चेंज करके यस देखो, और उससे हो सकता है ये दिक्कत ना आए, या जूम अपडेट करके देखो। ये सर एक, अपडेट नहीं किया था मैंने सर, एक मुझे बार ऐसा आया लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई होगी, हाँ कुछ बग्स आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे भेज दो, तुम मैसेज कर दो अगर आंसर ऐसा ही है। 3 लोगों ने गड़बड़ जवाब दे दिया यार, रेशियो प्रपोर्शन खराब करो तुम लोग। 60% के जवाब गलत, लेकिन तीनों ने सेम जवाब दिया, यूनिटी है। गलत जवाब देने में यूनिटी तो है। ओके, 2 लोगों के सही हैं, मतलब 40% जनता ने अब तक सही जवाब दिया। 2 मिनट 35 सेकंड हो चुके हैं।
बस करो, हो गया। चलो अब बनाते हैं। सो आई वांट कुशल। अब कुशल बनाओ सवाल को। आई एम लॉन्चिंग द रिजल्ट, हालांकि काफी गड़बड़ झाले हैं रिजल्ट, बट ठीक है। देखो, सो कुशल, हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अभी अभी हमने क्या कहा, एक जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लगाओ ना, तो दूसरे सबको हटा दो। तो अभी लेट्स से यहाँ पे सिर्फ शेल होता, तो हमने अभी शेल की वजह से क्या पढ़ा, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो क्या मान लोगे? वो कहां पर है? एट दी सेंटर, ठीक है। तो अभी एक सेंटर पर पॉइंट मास मान लो, उसका मास कितना लिखेंगे शेल कुशल? 2m, है ना, और 2m. उसका डिस्टेंस कितना है? 3a, राइट, 3a का डिस्टेंस है। फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? g 2m m बाय 3a का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू शेल, करेक्ट। अब वैसे ही हम, क्योंकि नेट फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, दोनों ही अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, क्योंकि ग्रेविटी में तो देयर इज नो रिपल्शन, देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट करेगी किसकी? यूनिफॉर्म, सॉरी, शेल के लिए। हम शेल को अज्यूम कर लेंगे कि वो एक पॉइंट मास है जो 3 के डिस्टेंस पर है। देखो अभी अभी हमने देखा ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शेल से बाहर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शेल से बाहर होता है, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक पॉइंट मास है जो सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने, क्योंकि शेल की वजह से, इस शेल की वजह से इस पॉइंट मास पे फोर्स देखना है, तो हमने क्या मान लिया, ये पूरा शेल को सिकोड़ के, छोटा करके, पॉइंट बना के यहाँ रख दो उसके सेंटर पे, मतलब यहाँ आ गया एट दी सेंटर, है ना, और उसके वजह से ये फोर्स हो जाएगा, करेक्ट कुशल। अब दूसरा फोर्स मानो बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए भी वैसा ही होता है। फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑल्सो, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, हमने फोर्स देखा था जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स, वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या उसी को तुम आर कहते हो, और एट इक्वल टू आर एफ इज जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और फॉर जी ग्रेटर देन आर, अगेन एफ की वही वैल्यू होती है जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बाहर वैसे डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब वो भी एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो हियर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर also behaves, लिख लो सब लोग, also behaves as a point mass placed at its center, placed at its center, at its center for objects outside it। ठीक है, दिस इज अगेन इनसाइड, ये हो गया ऑन द सरफेस, और थर्ड केस हो गया आउटसाइड, लाइक शेल, है ना। ये सॉलिड स्फीयर के लिए भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखे हैं। राइट, हो गया, डन डन डन, लिख लिया सबने ये। अब देखना, तो यहां पर इस कुशल क्या करेंगे, अब इस ब्लू वाले सॉलिड स्फीयर को भी यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, है ना। मास कितना है? Yes, m, yes. और इससे भी डिस्टेंस कितना है बोलो? A. 3a। कितना है डिस्टेंस? 3a। 3A. इस m का डिस्टेंस कितना है सॉलिड स्फीयर के सेंटर से बोलो? 3a का ही है कि नहीं? 3A. हाँ, Yes, तो yes. इस पर भी जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एज इफ द सॉलिड स्फीयर इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो? g इंटू G. m, M. m बाय 3a का 3A square. स्क्वायर। हुआ क्या क्लियर कुशल? Yes, sir. ओके, सॉलिड स्फीयर, है ना। नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स जी एम एम बाय ए स्क्वायर, हम कॉमन ले लेते हैं,
तो अंदर आ जाएगा 2/9 प्लस 1/9 which is 3/9 gmm by a square which is gmm by 3a square. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बोलो. अरे क्वेश्चन नेट फोर्स का ऑप्शन कैसा हो जाएगा? नेट, दिस इज एक्चुअली द नेट फील्ड है ना, दिस इज नॉट द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फील्ड. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. Yes. ओके कूल. कुशल कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में? क्लियर है? No, sir. ओके Yes, sir. कूल. तो आ जाते हैं, कुछ देखें आपके लिए बचा क्या. आई थिंक हमने सब चीजें कवर कर ली है, छुटको मुटको चीजें हैं. ओके देखो, एक काम करते हैं, कुछ और प्यारी सी चीज डिराइव करते हैं. ये ना हर बार तो नहीं बट कभी कभार एग्जाम्स में आ जाती है, देखना. हाँ, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके, डेरिवेशन हमेशा नहीं रहेगी. देखो लिखना यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. सपोज हमारे पास एक रिंग है इस तरह से, ऐसी. ठीक है, एक रिंग है जिसको मैंने इस तरह से रख दिया है. अब इस रिंग की एक्सिस होगी एक, लेट्स से ये रिंग की एक्सिस है एकदम बीचों बीच, ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसकी. सपोज ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग को ऐसा रखा हुआ है और ये इसकी एक्सिस है. सपोज ब्लू बना देते हैं जैसे यहां बनाया मैंने. ठीक है, ये इसकी एक्सिस है ऐसा. तो अब इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं कोई एक पॉइंट रख दूं, है ना, देखना ये रिंग है, इसकी एक्सिस के अलोंग मैं एक पॉइंट रख दूं. इस पॉइंट पर इस पूरी रिंग की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है, ये अब मुझे निकालना है. इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट पर विच इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, वो अगर निकाल लिया तो एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा. क्या? हाउ मच फील्ड इज एक्टिंग. क्यों? क्योंकि अगर इस पर फोर्स आ गया और उसको इस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि देखो इस रिंग को अगर तुम इसकी बनावट देखोगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दूसरे से अलग तरीके से बना हो. मतलब सारे पॉइंट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है. अगर मैं इतने पार्ट को काटूं, है ना, लेट्स से वो यहां से 1 सेंटीमीटर निकाल लूं या यहां से 1 सेंटीमीटर निकाल लूं, दोनों का मास कैसा आएगा? सेम आएगा. इसको बोलते हैं मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ, या क्या कहेंगे? लीनियर मास डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट. यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है उसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है. लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, या फिर जिसको अपन मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं वो कैसा है? कांस्टेंट है. अब फोर्स कहाँ निकालना है? यहाँ पर. किसकी वजह से? इस पूरे रिंग के सारे पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है. तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से आप एक छोटा सा यहाँ पे मास ले लो dm, उसका लेंथ कैसा ले लोगे? dx. ऐसा ये लेंथ है dx, राइट. थोड़ा और बड़ा बनाते हैं. छोटा सा पार्ट है dm, है ना, इसके वजह से लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इसको अपन मानते हैं x. ठीक है, और अलोंग दी सेंटर ये पॉइंट कितना दूर है इसको हम स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर मान लेते हैं ऐसा. और जो रेडियस है, ये रेडियस है कैपिटल R. हमें फोर्स निकालना है किस पर? इस वाले मास पर. कैसे निकालेंगे जरा बताना. ये कौन बनाएगा मेरे साथ? एनीवन इंटरेस्टेड? वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपना हैंड डाउन कर लो. जो इंटरेस्टेड नहीं है वो रेज रखो.
आई थिंक 2-3 लोग गायब हो गए मीटिंग से, क्या हो गया? अच्छा आई थिंक उसने तो मुझे बताया इसको क्या हो गया, श्रेयांश को। ओके आई थिंक ही हैड गॉट समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। कूल, नो वरीज, आगे बढ़ते हैं। ओनली कुशल, अरे विराज, बाकी इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई करने में है? चलो विराज, यहाँ देखो, आपके पास ओके, अब इस डीएम मास की वजह से इस स्मॉल मास m पर, सपोज इसको m नॉट मान लेते हैं ना, कितना फोर्स लग रहा है मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो? df इज इक्वल टू g, हाँ बोलो क्या हो जाएगा, m So नॉट m, इंटू yes, dm बाय x square, x r square. x Sir, x है ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना है इस मास से? हाँ, okay, yes. हाँ, मास से डिस्टेंस लो, उस पॉइंट मास से, पॉइंट मास, और उस इसको कई बार डिफरेंशियल मास भी बोलते हैं, छोटा सा मास, डिफरेंशियल मास, तो डीएम, या कई बार एलिमेंट्री मास भी कहलाता है ये। मतलब ये तो सिर्फ नाम के लिए है, ऐसा कोई, मतलब ये नाम देख के ना बच्चे डर जाते हैं एलिमेंट्री, क्योंकि हमने सुना नहीं होता ना, जो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है उससे हम या तो डरते हैं या उसके लिए आश्चर्य करते हैं। तो एलिमेंट्री या क्या, एलिमेंट्री या डिफरेंशियल मास, छोटा सा मास, बेसिकली स्मॉल मास, छोटा सा हिस्सा। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और क्या लिखे बताओ? एक बात देखना, अब जब हम पूरी रॉड को देख रहे थे पिछली बार, जब इस रॉड को देख रहे थे, तो रॉड का जो हर पॉइंट था, देखना, वो इस मास से एक ही दूरी पर था कि अलग अलग दूरी पर था विराज, सबको बताओ? सर अलग अलग दूरी, है ना, अलग अलग दूरी पे था, इसीलिए हमको सारे फोर्सेस को सम करने के लिए यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर इसका डिस्टेंस ले लो, इस वाले मास का डिस्टेंस ले लो, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ोगे अगर, लेट्स से ये वाला हिस्सा, लेट्स से ये वाला हिस्सा, सबका डिस्टेंस x है कि अलग अलग है, देख के बताना विराज। सर x है ना, सारे के सारे पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस। ध्यान से सुनो फिर से, all the points lying on the circumference of the ring are at a similar distance or same distance from a point which is lying on the axis of the ring। कहने का क्या मतलब है कि अब इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, देखो। सो वी हैव, इसके लिए लेट्स से फिर से इसको लैम्डा मान लेते हैं, इसी की वैल्यू कैसी होती है मास पर यूनिट लेंथ की, ये अब की बार कांस्टेंट है ना, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, हमको दिख रहा है, देखो हमने लिखा है लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो dm बाय dx, बताओ क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, df इज इक्वल टू gm नॉट, अब इस dm की जगह क्या लिखें, dx नहीं लिखते हैं, लेट्स से dl लिखते हैं यहाँ पर, dl, हाँ बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा विराज, dm की जगह लैम्डा इंटू dl yes sir, अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, तो अब हमको नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे विराज, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग, yes sir, राइट। अब ध्यान से देखना, ये जो x की वैल्यू है, dl मतलब ये छोटा सा हिस्सा dl है ना, अब जैसे जैसे आप यहाँ 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 सब सारे dl सारे मासेस को सम करते जाओगे, तो आपने क्या बोला, x की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी सारे मासेस से, बताओ? सर नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, यानी कि ये भी ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? व्हेन आई एम सर गोइंग, हाँ व्हेन देखो, बेसिकली व्हेन आई एम गोइंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, जबकि जब हमने रॉड वाला केस लिया था और हमने ये डिस्टेंस कवर किया था, देखना ध्यान से, कहाँ गया, ओके, जब हमने रॉड का केस लिया था और हम अलग अलग डिस्टेंसेस ले रहे थे, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस जब हम रॉड के अलोंग जा रहे हैं तो बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही थी, राइट? पिछली बार के केस में व्हेन वी वर गोइंग अलोंग द रॉड दिस x वाज चेंजिंग, सही कह रहा हूं विराज, बात yes क्लियर sir, हो रही है? जबकि द सेम इज नॉट ट्रू यहाँ पर,
लिख लो इसको अपने पास. Here x changes as we go along the rod from x is equal to a to x is equal to a plus l. As we go, और यहां से यहां क्यों जा रहे हैं? दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, है ना. तो यहाँ पे आएगी लोअर लिमिट, यहाँ आएगी अपर लिमिट, वट एवर. एज वी गो फ्रॉम a to a plus l along the rod. पिछली बार ये चेंज हो रहा था डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला मास जो यहाँ रखा था तुमने m नॉट, ठीक है. जबकि अब की बार जो m नॉट रखा है, तुम जब पूरे सर्कमफ्रेंस के अलोंग घूमोगे तो ये x नहीं चेंज हो रहा है. दिस x इज नॉट चेंजिंग इन केस ऑफ अ रिंग, है ना. So this x here in this case x does not change as we go along the ring and cover all the entire circumference. ठीक है, कवर द मतलब हम पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लेते हैं तो ये x डिस्टेंस हर जगह से एक ही जितना है, ठीक है. सो कवर द एंटायर सर्कमफ्रेंस. ठीक है. सो ये x अगर कांस्टेंट है विराज तो बताना बाहर हो जाएगा या अंदर रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा f, ये आप ले लोगे 0 से लेकर f, ठीक है. और g और m नॉट भी बाहर आ जाएगा, करेक्ट. yes sir. तो gm बाय x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dl. तो बताना dl क्या था विराज? सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा, करेक्ट. तो अगर आप Yes, पूरे सर्कमफ्रेंस के चारों ओर चले जाओगे तो क्या कर सर रहे हो? लैम्डा डीएल है. हाँ लैम्डा भी निकाल लो ना बाहर, कांस्टेंट है ना लैम्डा भी. तो हाँ यस सर. हाँ, तो अब समेशन ऑफ dl मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस. विराज सही कह रहा हूँ? yes sir. सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली पूरा का पूरा. dl क्या था? एक छोटा सा हिस्सा सर्कमफ्रेंस का. और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? समेशन साइन, मतलब dl 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 ऐसे सबको ऐड करते जाओ. दिस इज आल्सो dl, दिस इज आल्सो dl, सबको ऐड करते जाओगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस कितना होता है बोलो विराज? सर्कल फॉर अ रेडियस कैपिटल Sir, आर. 2 pi r. लिखो वहां पे 2 pi r circumference. So this expression यहाँ पे आ जाएगा g m नॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 pi r. कहाँ हम कुछ गड़बड़ करेंगे? जस्ट 1 मिनट, आई एम वेरीफाइंग इफ वी आर राइट. 1 मिनट. वी आर राइट. तो सपोज, हाँ चलो लिख लेते हैं. लिख लो 2 pi r. सो g m नॉट लैम्डा बाय x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 pi इंटू कैपिटल आर. अच्छा लैम्डा की क्या वैल्यू है बोलो विराज? So m by l. कैपिटल एम बाय कैपिटल एल, जहां Yes, पर एल क्या है? एल क्या है? लेंथ ऑफ द एंटायर ring. रिंग. और वो किसके इक्वल होती है फिर से? सर्कमफ्रेंस के, Yes करेक्ट. sir. तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज, क्योंकि मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग में? अलोंग द सर्कमफ्रेंस. तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना. सो यहाँ पर कैपिटल एल इज अगेन 2 pi r. यहाँ वैल्यू डालो, देखो लैम्डा की जगह यू विल पुट g m नॉट बाय x स्क्वायर. लैम्डा की जगह फिर आ जाएगा कैपिटल M बाय 2 pi r, और ऊपर ऑलरेडी 2 pi r था तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट. तो आंसर कैसा आ गया फिर से देखो? g m m नॉट स्क्वायर बाय g m m नॉट बाय x स्क्वायर. क्लियर है? हाँ विराज, Yes sir. क्वेश्चन क्लियर है? बहुत सिंपल था, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया. ये जो जी एम एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर आया है, ये बेसिकली x यहां से यहां तक का डिस्टेंस है. सपोज अगर रिंग के सेंटर और इस m के बीच का डिस्टेंस r है, तो क्या तुम बता सकते हो x की वैल्यू को हम इस r के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे विराज? ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल R है, ये m नॉट है, रिंग का टोटल मास m है. बताओ. So Pythagoras theorem लगा लगाओ सकते हैं. लगाओ.
लगाओ लगाओ, क्या हो जाएगा बोलो। So x is equal to under root of small r square plus capital R square. Just 1 minute. g1 by x square हमने सब सही किया है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक बार स्टेप्स वेरीफाई करो, मैं भी कर रहा हूँ चेकिंग, गड़बड़ तो नहीं हुई है। सो हमने जो किया है सही किया है, देखना थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, बिल्कुल जरा सा। हमने क्या निकाला है अभी तक, हमने इसके वजह से फोर्स निकाला इस एक्सिस पर, जो कि इस तरह से होगा, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स दिस वाला मास होगा। वैसे ही यहाँ से जो भी जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, इसकी तरफ होगा, करेक्ट। तो एक बात बताना, लेट्स से मैं दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स लेता हूँ, लेट्स से ये वाला dl है और यहाँ वाला भी dl है, ठीक है। तो अगर दोनों की तरफ एक फोर्स लग रहा है df, तो क्या मैं दोनों को कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ विराज? बताना क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लगेगा बताना, अगर ये एंगल अल्फा है तो, सपोज फाई है तो वट एवर, लेट्स से अल्फा है और ये df फोर्स था, तो बताना df को कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, क्या क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो। So ओवर हियर df cos alpha. हाँ, यहाँ की तरफ लगेगा df cos अल्फा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और अपवर्ड्स कैसा लगेगा बोलो, df sin alpha. साइन अल्फा। वैसे ही नीचे वाले के लिए बताना क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। So df sin alpha. नीचे की तरफ df साइन अल्फा, और सेंटर की तरफ कितना लगेगा बताओ, df df cos cos alpha. अल्फा, है ना। तो हो क्या रहा है, ऐसे सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के जो dfs हैं, राइट, अगर आप उनके लिए कंपोनेंट्स लोगे तो यहाँ पर दिस इज df साइन अल्फा, तो उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जा रहे हैं, ऊपर भी df साइन अल्फा, ऊपर भी df साइन अल्फा। वैसे यहाँ वाले के लिए भी होगा, वैसे यहाँ वाले और यहाँ वाले के लिए भी होगा। तो सारे के सारे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे वाले वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, और जो भी cos अल्फा कंपोनेंट्स रह गए वही सिर्फ इफेक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो द इफेक्टिव फोर्स के लिए यहाँ पर cos अल्फा एड अप हो जाएगा। So this is the value of df, but actual force is df cos alpha, ऐसा। So हमारे पास यहाँ आ जाएगा df cos alpha, the effective force। So जब तुम actually f निकालोगे, so this is integral of df into cos alpha, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो अभी हमने df निकाल लिया था, राइट, इसमें cos alpha मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। वही मैं बोलूँ, देयर इज समथिंग दैट यू आर फॉरगेटिंग, ये चीज थी जो हम भूल रहे थे, cos अल्फा वाला कंपोनेंट। अब आपके पास आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द नेट फोर्स जो बन के आया, कितना आया बताओ विराज, कितना आ रहा था यहाँ से बताओ, जी एम नॉट, हाँ हाँ, Cos alpha divided by x square. एम नॉट cos अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट। Yes sir. अब cos अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लो, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज r, दिस इज स्मॉल x, और ये वाला है स्मॉल r। हाँ बोलो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच Yes इज sir. r बाय x, ठीक है। लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, फोर्सेस gm नॉट r बाय x, मतलब नीचे तो x एक स्क्वायर ऑलरेडी था तो कैसा हो जाएगा, क्यूब। और इसी x को तुमने पाइथागोरस से क्या बोला एक बार बताना, x इज r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का पावर 1/2, Yes राइट। sir. तो इसीलिए इस F की वैल्यू जो नेट फोर्स आ रहा है वो कैसा हो जा रहा है, जी एम एम
आर होल बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल का पावर, स्मॉल माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, होल का पावर 3 तो ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाय 2। हुआ क्लियर विराज? यस सर। राइट, तो अब नई क्लास शुरू हो रही है क्या इसके बाद विराज? यस सर। ओके ठीक है, तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा डेरिवेशन था, है ना, कुछ नहीं हुआ, देखो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिया, पूरे सर्कल के अलोंग इंटीग्रेट कर दिया, ऊपर नीचे 2 पाई आर कट गया, वही फॉर्मूला आ रहा है, बस उसमें कॉस अल्फा का कंपोनेंट एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, क्यों? क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो कंपोनेंट्स हैं वो साइन अल्फा के जो कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जो भी नेट कंपोनेंट्स बच रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, डीएफ कॉस अल्फा। अच्छा, जिन जिन को डाउट्स है वो रुक सकते हैं, बाकी लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज 5 से 5:30 के बीच में आओ और पूछो। मैं इस संडे को आपके लिए सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन का टेस्ट, ठीक है, तो जो भी डाउट्स हो प्लीज सैटरडे को मुझसे पूछ लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके बाय। राइट, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या समझा, क्या क्या देखा? हम लोगों ने आज की क्लास में ग्रेविटेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखा, राइट, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को फिर से देखा, एक हॉलो शेल की वजह से कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड या उसका फोर्स वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस आर, ये भी जाना, कूल, और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो भी देखा, राइट। तो अब इजाजत लेता हूं आप सभी से, नमस्कार, आदाब और शुक्रिया, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं। आप थे खुशवंत फतनानी के साथ ऑन फिजिक्स विद फतनानी, बाय बाय।